Hello and Jai Hind student. Let's begin with an important topic, unemployment. अरे सर, हाँ, इकोनॉमिक्स में आपने एक टर्म सुन रखा है अनएम्प्लॉयमेंट और आप इसको आम भाषा में कहते हैं बेरोजगारी। तो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? सबसे पहले जानेंगे पहले एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो व्हेन द पीपल इज एबल टू वर्क, willing to work and is working, it is said to be employed and this phenomena is called as employment. तो आदमी को अगर कोई पैसे मिल रहे हो काम करने के और वह उस काम को करना चाह रहा है, उस वेज रेट पे काम करने को तैयार है, तो आदमी एम्प्लॉयड है। और इसका उल्टा कर दो, when people are able to work, willing to work but not getting work, ये क्या हुआ? ये हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जिसे काम नहीं मिल रहा है। हाँ, आप ऐसा शायद आसपास जहां चाय की स्टॉल है, हाँ वहां जहां पान वान वाले जहां पर हैं बहुत सारे, वो सब लोग जो वहां खड़े हैं ज्यादातर खाली हैं, बेरोजगार हैं। तो बहुत कॉमन है एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को खोजना एक विलेज एरिया में, एक रूरल बैकग्राउंड में। हाँ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इधर उधर घूमते हुए फालतू, दे आर अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत सिंपल वर्ड है। जब पर्सन गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है किसी प्रोडक्टिव काम में, जब व्यक्ति कमा नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, हम कहते हैं वो बेरोजगार है। तो बेरोजगार दोनों तरह के हो सकते हैं, वॉलंटरी भी हो सकते हैं। हाँ भाई, अब आपके पास बहुत पैसे हैं, हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं घर में रखी हुई, क्यों काम करोगे तुम? तो ये है आइडल रिच, वो भी बेरोजगार है, घर बैठा है, खा पी रहा है, आराम कर रहा है, मौज कर रहा है। और दूसरा भी है आइडल पुअर, जो काम चोर है, गरीब है, काम नहीं मिल रहा है पर काम करने के लिए बाहर निकल भी नहीं रहा है, वो है आइडल पुअर। दोनों की सिचुएशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट की तरह ही है। बट ये जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, जो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही नहीं जा रहे हैं काम के लिए। फिर आता है इनवॉलंटरी, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। इनवॉलंटरी मतलब आप काम करना चाहते हैं, विल है और काम नहीं है, तो आप हो गए हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको काम नहीं मिल रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट का अगर रेट निकालना हो तो परसेंटेज की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्ड बोलेंगे तो परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड टू दी टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, वर्किंग पीपल की जब पॉपुलेशन की बात जब भी बात करते हैं तो 15 से नीचे को और 60 के ऊपर के लोगों को, हाँ इस एज के ग्रुप को ही एम्प्लॉयड मानना है या वर्किंग क्लास मानना है, 15 से 60 के बीच में। ठीक है, ये हमारे यहाँ लेबर फोर्स की एज है। अब आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले वो अनएम्प्लॉयमेंट जानेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट इवन अमेरिका में है, जापान में, आप डेवलप्ड देश किसी का भी नाम ले लो, सब में, जर्मनी में भी अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा मत सोचिए कि भारत में पाई जाती है ना, वर्ल्ड का कोई देश नहीं है जहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो कुछ डेवलप्ड देशों की, अमेरिका जापान की अनएम्प्लॉयमेंट का भी एग्जाम्पल समझते हैं, और वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइकिल, आपको ध्यान होगा बिजनेस में साइकिल्स आती हैं, हम इसे ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे एक साइकिल दिखा भी देता हूं, ये रही वो स्क्रीन पे एक मौजूद साइकिल। जब कैपिटलिस्ट कंट्री की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज इन साइकिलों से जरूर गुजरती हैं। सबसे पहला पीरियड जो होता है, जो सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है बिजनेस के लिए, वो होता है बूम पीरियड। इसको प्रॉस्पेरिटी के नाम से भी जानते हैं। इस समय सब कुछ हाई होता है, एम्प्लॉयमेंट हाई, आउटपुट हाई, इनकम हाई, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है रिसेशन। रिसेशन में क्या होने लगता है? ये बिजनेस के साइकिल का, ट्रेड के साइकिल का एक खराब फेज है, जब चीजें डाउनफॉल आ रही होती हैं, इनकम फॉल, आउटपुट फॉल, एम्प्लॉयमेंट फॉल। और इसके बाद सबसे खराब पीरियड आता है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। 1929-30 में वर्ल्ड डिप्रेशन आया था। यस,
विश्व आर्थिक मंदी, सबसे बुरा दौर पूरे ट्रेड साइकिल का, हाँ पूरे बिजनेस साइकिल का सबसे खराब दौर। और इसके बाद क्या होगा? क्या ये दौर हमेशा रहेगा? नहीं भाई, रात के बाद तो दिन आता है ना। तो दिन आ रहा है और वो है रिकवरी के रूप में, जब बाजार में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगता है, ठीक होने लगता है, रिकवर होने लगता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है, आउटपुट बढ़ने लगता है, इनकम बढ़ने लगती है और वापस पहुंचते हैं बूम पे। तो ये है बिजनेस साइकिल। तो किस पीरियड में सबसे कम एम्प्लॉयमेंट होगा? समझ गए ना? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन सबसे खराब इसमें पीरियड माना जाएगा। तो अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा हो, तो जब इकोनॉमी में डाउन साइजिंग चल रही हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। ये पर साइक्लिकल है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये फेज आना ही आना है। हाँ, अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इंग्लैंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, फ्रांस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो ऐसे देश जहां पर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज अलाउड है, हाँ ऐसे देश को कहते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अब आते हैं दूसरे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड देशों में पाया जाता है। फ्रिक्शन क्या होता है? रगड़ खाना किसी चीज का नहीं। फ्रिक्शन का मतलब है कि अगर आप एक स्ट्रीम को छोड़कर दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, लेट्स से कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी कर रहा है, हाँ, और उसे कुछ समय तक ये जॉब पसंद नहीं है और वो दूसरे जॉब में या इससे बेटर जॉब में जाना चाहता है, तो कुछ दिन का ब्रेक मिलता है कि नहीं बीच में? हाँ भाई, तुरंत तो नौकरी नहीं मिलती है ना। तो उस समय को कहते हैं फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर ये तब भी हो पाता है जब डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स में चेंज आता है। देखिए, इकोनॉमी में लेबर सबसे मोबाइल फैक्टर है, तो उसे एक प्लेस पर हमेशा रहना ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं है। तो उससे जब बेटर प्लेस में जाना चाहता है तो उसको कुछ समय के लिए क्या करना पड़ता है? खाली रहना पड़ता है, बेरोजगार रहना पड़ता है, एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा, फ्रिक्शन शब्द है इकोनॉमिक फ्रिक्शन, मतलब लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर लेबर। ऐसा हमेशा होगा। अब फॉर एग्जांपल एक आम आसान एग्जांपल समझ लेते हैं कि देश में 50,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है। एग्जांपल समझिएगा, 50,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है और इस समय देश में 55,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हाँ अवेलेबल हैं। 55,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार हैं काम करने के लिए। बताइए क्या होगा? 5,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो पक्का बेरोजगार रह जाएंगे। अरे भाई, जॉब अवेलेबल 50,000 की है और अवेलेबल है 55,000, तो डिमांड सप्लाई का फैक्टर है कि नहीं है? वो 5,000 के हमेशा के लिए एम्प्लॉयड रहेंगे? जवाब नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी में और ग्रोथ आएगी, ये 5,000 भी क्या हो जाएंगे? उसमें इस्तेमाल हो जाएंगे, कंज्यूम्ड हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो के रहेगी। अब तक जो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा आपने, वो डेवलप्ड कंट्रियों में भी पाया जाता है, बट वो बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्पररी फिनोमेना है। हमेशा के लिए दोनों अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगी, न साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा की रहने वाली है, न फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। पर हम बात कर रहे हैं हमारे देश की बात करो, इंडिया की बात करो, तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी अलग टाइप की है। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल, डिसगाइज्ड, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ थोड़ा हट के अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहां। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर का अनबैलेंस। सर ये क्या मतलब हुआ? सोचिए, हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, अगर हमारा डेवलपमेंट हो जाए, हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में चेंज करेंगे, तो एग्रीकल्चर के लेबर सारे इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे? जवाब है नहीं। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण। क्या हो रहा है? स्ट्रक्चरल चेंज जो आ रहा है, तो वो उसकी वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रही है। अब आता है स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, आइए समझते हैं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मींस अ सिचुएशन व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू नॉट गेट वर्क। क्यों? बिकॉज ऑफ लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज कम क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रीज या रोजगार देने वाली फर्म्स कम है, ठीक है, उनके पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एसेट्स है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसका मतलब समझ गए ना? आपके पास मशीन तो 100 है, ध्यान से सुनिएगा, मशीनें तो 100 है, पर काम करने वाले 200 हैं, तो बाकी 100 लोग, 100 को ना काम पे रखोगे, तो ये प्रॉब्लम है।
इंडिया में प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज नॉट ओनली लिमिटेड, ठीक है, बट द प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। हमारे देश में गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है। तो लेबर फोर्स क्या समस्या है, लेबर फोर्स बहुत तेज रेट से इंक्रीज हो रही है और जॉब की ग्रोथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। हाँ भाई, हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉलेज पास आउट हो रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, और क्या उतने जॉब्स अवेलेबल हैं? नहीं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्पररी फेज नहीं है, ये टेम्पररी फिनोमेना नहीं है, अभी इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक डीप रूटेड या क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि देश के अंडर डेवलपमेंट पे हो गई है। तो देश जैसे ही अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव करेगा, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंप्रूव करेगा, हाँ, जब देश में नए और बेहतरीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज आने लगेंगी जो लेबर को एम्प्लॉय करेगी, उससे क्या होगा, देश आगे भी ग्रो करेगा, मॉडर्नाइज भी हो जाएगा और लेबर सेक्टर भी पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। बट लेबर को उसके लिए स्किल्ड अप होना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक दिन की समस्या है या एक दिन में सॉल्व होने समस्या है, एक साल में सॉल्व होने समस्या है? नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है चेंज होने का, ठीक है। अगला आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसा सिचुएशन है जहां वर्कर्स को या तो एकदम ही काम नहीं है या वो उस पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करने को तैयार नहीं है। भैया इतने कम पे तो हम काम नहीं करेंगे, हाँ। तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ज्यादातर वर्कर्स इसमें आइडल रह जाते हैं या फुल्ली आइडल हो जाते हैं। तो कई बार ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। मैंने बताया अर्बन एरियाज में आप देख सकते हैं, आप शहरों में जहां पर मैंने कहा चाय पान के स्टॉल हैं, वहां देखिए आपको बहुत सारे खाली लोग खड़े मिलेंगे। तो यही है। अब आते हैं, ये जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था और साइक्लिकल, 3 पढ़ लिया था। ये सब अलग अलग टाइप हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के। मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत वाइड टर्म है, हाँ, जिसमें आपको बहुत सारे लोग क्या दिखाई दे रहे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। एक बहुत कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में जो पाया जाता है वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, या कह सकते हैं वेश बदल करके। तो एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहां ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं एक्चुअल नंबर रिक्वायर्ड से। ज्यादातर ये आपको गांव में मिलेगा। एक एग्जांपल समझाता हूं। एक किसान के 5 बेटे हैं, एक किसान के 5 बेटे हैं, 3 बेटे शहर में रह रहे हैं, 2 बेटे गांव में खेती संभाल रहे हैं, किसान की जो खेती है वो संभाल रहे हैं। ये 2 बेटे जो मिल करके खेत संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और गांव में ही 100 टन चावल पैदा कर दे रहे हैं। एग्जांपल है, 100 टन राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं ये 2 बेटे जो गांव में रह रहे हैं किसान के। 3 बेटे क्या कर रहे हैं, शहरों में चले गए, पढ़ने चले गए हैं, है ना, अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं। ये जब बच्चे शहर में काम नहीं खोज पाते हैं किसान के 3, तो ये वापस गांव आते हैं और बड़े भाइयों के साथ अपने ही खेतों में लग जाते हैं। तो कोई भी वहां से गुजरता है, तुम गुजरो मैं गुजरूंगा, कहेंगे अरे लड़के तो बड़े मेहनती, बड़े काम कर रहे हैं, खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, काम तो कर ही रहे हैं, सही बात है। अब गांव में कितने लोग काम कर रहे हैं? 5। 2 पहले से भाई काम कर रहे थे, 3 जो शहर से पढ़ लिख करके आए और उन्हें काम जब नहीं मिला तो वो भी गांव में आ गए और खेती बाड़ी संभालने लगे। हाँ, घर का कुछ ना कुछ काम संभालने लगे। इस बार भी प्रोडक्शन गांव में जो हो रहा है खेतों में वो 100 टन ही हो रहा है। तो राइस का प्रोडक्शन अर्थात आउटपुट चेंज नहीं हुआ। इन तीनों के आने से क्या आउटपुट इंक्रीज हुआ? अर्थात नो नेट इंक्रीज इन आउटपुट हुआ। ऐसे में आपको देखते हुए, हमें देखते हुए, ये तीनों बच्चे, ये तीनों किसान के बच्चे जो काम करते हुए नजर आ रहे थे खेतों में, वो तो काम कर रहे थे, पर इनकी वजह से नेट इंक्रीज इन आउटपुट नहीं हो रहा है। ऐसे केस को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जरूरत तो 2 ही लोगों की थी ना, हमने जबरदस्ती क्या कर दिया, 5 आदमी काम के लिए ठूस दिए। ऐसे को अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं, हाँ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, ये बहुत कॉमन है, क्रॉनिक है हमारे देश में। हाँ, बड़ी मुसीबत है हमारे भारत में, क्योंकि बच्चों के पास आबादी है, काम नहीं है उनके पास, तो ऐसे ही करते हैं। अब किसान को अपने बेटों की शादी वादी भी तो करनी है ना, तो कैसे दिखाएगा लोगों को कि भैया मेरे बच्चे काम करें? दिखा देगा भाई। हाँ, किसी के पापा का शहर में बड़ा शोरूम है और लड़का जो है पढ़ लिख लेता है, कॉलेज पास कर लेता है, उसको कहीं काम अच्छा नहीं मिल रहा होता है, आता है पापा की दुकान पे ही बैठ जाता है। हो गया?
हो गया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बिना भी तो काम चल रहा था। हाँ, उसकी वजह से अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज होती है, तो मानेंगे कि वो गेनफुल एम्प्लॉयड है। हाँ, नो नेट इंक्रीज इन आउटपुट हो रहा है, नो एडिशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उसका होना ना होना कोई मतलब नहीं है। अगला अनएम्प्लॉयमेंट समझिए, हमारे देश में है ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर क्या नीचे झुक जाता है क्या? नहीं नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि या तो वो जिस चीज के लिए क्वालिफाइड है उससे कम काम को वो कर रहा है। लेट्स से कोई आदमी क्वालिफाइड है फॉर द जॉब ऑफ मैनेजर, उसने एमबीए कर रखा है, बहुत स्टडीज बाहर से करके आया है, और वो क्वालिफाइड है इंजीनियरिंग मैनेजर बनने के लिए, पर काम मैनेजर का कहीं उपलब्धि नहीं है। बहुत जगह अप्लाई करता है, इंटरव्यू देता है, पर उसको कहीं भी मैनेजर की नौकरी नहीं मिलती है। झक मार के क्या करता है, भैया कुछ मिल रहा है दे दो, घर वाले परेशान कर रहे हैं, दे दो भैया कोई नौकरी दे दो, क्लर्क का काम दे दो। तो वो अपने से जिसको वो डिजर्व करता है, जिसके लिए वो ट्रेंड था, जिसके लिए वो स्किल्ड है, उससे लो पोस्ट का काम ले लेता है, अंडर एम्प्लॉयड है। या दूसरा एग्जांपल कि एक आदमी दिन भर काम कर सकता है, हाँ 8 घंटे नॉर्मली ड्यूटी कर सकता है, बट ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना काम ही नहीं है। कहते हैं भैया पार्ट टाइम करोगे, 4 घंटे की नौकरी करोगे क्या? हमारे यहाँ पार्ट टाइम नौकरी है। बोलता है चलो मरता क्या ना करता भैया दे दो, 4 घंटे का ही काम दे दो। तो आदमी फिर से अंडर एम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स जितना वो काम कर सकता है उससे कम नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहा है। दोनों ही एग्जाम्पल है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, आइए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो हमारे भारत में ये बहुत कॉमन है। भारत खेती कृषि प्रधान देश है, कहते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया। तो एग्रीकल्चर एक सीजनल नेचर का वर्क है, पूरे साल भर आपको खेतों में काम नहीं है। हाँ भाई, अगर फसल लगा दी, बीज लगा दिया, तो बीज रोपाई के समय हाँ थोड़ा काम होता है, बट उसके बाद तो कटाई के समय काम होता है। तो बहुत समय तक क्या होता है, फार्मर्स के जो वर्कर्स हैं वो बेरोजगार रहते हैं, या फार्म में कहीं बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो ये सीजनल नेचर ऑफ वर्क ही है, कुछ ऐसा काम ही है जहां आपको पूरे साल भर का गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा क्लाइमेट की वजह से है, या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री की बात करो, अब जब शुगर केन उगेगा, शुगर केन साल भर तो उगेगा नहीं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही शुगर केन उग के तैयार होगा, कट के तैयार होगा ना, कि पूरे साल भर तो उस सीजन में तो खूब काम होगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम है। समझ गए ना? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भारत में बहुत है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर एक सीजनल नेचर का है। ग्रोइंग सीजन में, हार्वेस्टिंग सीजन में तो काम मिलेगा, बाकी समय वर्कर्स क्या रहेंगे, हाँ खाली रहेंगे। इसको लीन पीरियड भी बोला जाता है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट कुछ और इंडस्ट्रीज का भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जैसे विंटर में आइसक्रीम की सेल कम होती है। हाँ, तुमको भी विंटर में आइसक्रीम कम खाते हो, तो आइसक्रीम कम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक कम पी रहे हैं। क्या आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक में जो इंडस्ट्रीज में जो बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, उनको तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, बैठा देंगे, भैया बैठ जाओ, क्योंकि काम नहीं है। समझ गया ना? क्योंकि आउटपुट नहीं है, डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन फॉल। अब एक और टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट बताता हूं जिसको आप जानते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से ही पता चल जा रहा है कि बंदे ने पढ़ लिख लिया है, पढ़ाई कर ली है, क्वालिफाइड है, काम नहीं है उसके लिए। ये क्यों हो रहा है सर? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो पढ़ लिख लिया है बंदे ने, जो मेट्रिकुलेट हाई एजुकेशन किया है, वो किसी काम की नहीं है, या उसे वो काम मिल रहा है जिसको वो काम करने को तैयार नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम आई क्यों? तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से आपके देश का एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद हो रहा है। अर्थात एक क्वालिफाइड व्यक्ति क्या कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, बेरोजगार बैठा है, देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये बहुत कॉन्स्पिकियस होता है। कॉन्स्पिकियस मतलब बहुत जल्दी लोगों की नजरों में चढ़ता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, बहुत ही कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक आदमी हो सकता है वो आदमी। हाँ भाई, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा नुकसान कर सकता है ना। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस और क्या दिए गए हैं? हमारे देश में एजुकेशन फैसिलिटीज तो बहुत तेजी से इंप्रूव हो गई हैं, स्कूल्स तो गांव गांव खुल गए हैं, खास करके प्राइवेट स्कूल गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ खुल गए हैं, बट उससे जो निकलने वाले बच्चे हैं उनको नौकरियां कौन देगा? हाँ भाई, उनके लिए विचारों के लिए कुछ सोचा है? तो ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन सिस्टम बच्चों को पढ़ा तो रहा है, बुकिश नॉलेज तो दे रहा है, कोई वोकेशनल एजुकेशन, कोई स्किल दे रहा है,
कोई ऐसा चीज सिखा रहा है जिससे वो आगे जाकर के अपने पैरों पे खड़ा हो पाए? नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की फॉल्ट है, मिस्टेक है। चलो, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नई और बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी आ रही है, या आम भाषा में कहें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आ रही है, जो बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में रोबोटिक आर्म्स आ रही हैं। हाँ, ऐसी मशीनें आ रही हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो ये सब काम क्या कर रहे हैं, खुद ही कर ले रहे हैं, मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ रही है, इंसानों की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत बेरोजगारी हो रही है। और भारत जैसे देशों में जहां पे ऑलरेडी लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, हम वहां अगर काम क्या करेंगे, मशीनों से करने लगेंगे, तो बेरोजगारी तो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो कंप्यूटराइजेशन का फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। अब जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ने लगे तो एक कंप्यूटर ने कई सारे टाइपराइटर का काम छीन लिया। हाँ, पहले टाइपराइटर चलता था, आपको याद होगा। तो हो गया ना, बेरोजगारी बढ़ी ना। जहां 10 टाइपराइटर काम करते थे, वहां अब एक कंप्यूटर काम कर रहा है। आइए समझते हैं कैसे मेजर करें, कैसे जाने कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितनी है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड कितने हैं और किस कामों में अनएम्प्लॉयड है। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे हो गया, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया। इनसे बहुत सारे क्या हैं, तरीके निकाले गए एम्प्लॉयमेंट के डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब एनएसएसओ ने एक तरीका निकाला, एक है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने यूएस। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक, साल के ज्यादा समय तक काम नहीं कर रहा है, जब उसका सर्वे किया गया तो देखा गया कि 6 महीने या अधिक, कीवर्ड क्या करिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से अधिक वह काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयड है। हाँ, ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक क्रॉनिक सिचुएशन है, अर्थात लॉन्ग टर्म समस्या है। दूसरा है डेली स्टेटस। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को 1 घंटा, एक दिन में 1 घंटे कभी नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या सिचुएशन है, तो भी सिचुएशन है करंट डेली, 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिल रहा है, हाय तौबा मची हुई है, काम करना चाहता है, खाली बैठा हुआ है। ये प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर सीजनल नेचर के अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडरप्लॉयमेंट वाली नेचर है। हाँ, कुछ इसके डाटा से कुछ पता चलता है, कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है। ऑब्जर्वेशन ये पता चलता है कि पहले 9.2 मिलियन यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयड थे 1999 से लेकर 2000, ये बढ़ करके 10.8 हो गए हैं। हालांकि इसका रेशियो चेंज हो रहा है, बट स्टिल अभी बहुत हम अच्छे पोजीशन पे नहीं है। कुछ और नंबर बताता हूं। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो है वो ज्यादा है गांव में, मतलब बेरोजगारी शहर से ज्यादा कहां पर है, गांव में है। इसीलिए लोग गांव की लड़कियां शहर चले आती हैं वहां पढ़ने के लिए। और क्या प्रॉब्लम है, वुमेन्स के अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन। हाँ, लेडीज ज्यादा, वुमेन्स ज्यादा बेरोजगार हैं। और समस्या किसकी है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। अगेन समस्या ज्यादा कहां पर है, गांव में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा कहां है, गांव में। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी। तो इसका मतलब है रूरल एरियाज हमारे देश का एक ट्रबल एरिया है, ध्यान दीजिए, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हो रही है। वहां लोगों के पास क्या है, खाली, बेरोजगारी, हाँ, खाली समय बहुत है उनके पास। और कुछ एग्जांपल दूं स्टेट से, तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाइयर है। ठीक है ना। और पुअर स्टेट्स का नाम लूं तो जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट्स कम है, बल्कि हाँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। आइए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। पढ़ लिख ले रहे हैं, कॉलेज चले जा रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर ले रहे हैं। हाँ, मैंने बहुत सुना है कि वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। हाँ, ग्रेजुएट जो बैचलर डिग्री ले लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर्स डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद भी काम नहीं है उनके पास। ये बहुत बड़ी समस्या है। बीच में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया था, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, बट अभी इसकी वजह से जॉब्स बढ़ना अभी शुरू नहीं हुई है बहुत तेजी से। अब बीच में कोविड आ गया तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। आइए, क्या समझते हैं, देखें क्या रिजल्ट निकला, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, या कहें क्या कॉन्सिक्वेंस आता है, क्या नतीजा निकलता है, क्या रिजल्ट होता है, क्या लगता है आपको? जी नहीं, देश के लिए तो एकदम ही अच्छा नहीं है किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट होना। सबसे बड़ा रीजन है कि वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। एक व्यक्ति जिसके पास स्किल है, इंटेलिजेंस है, उसकी एबिलिटी है, अगर आपने उसको बैठा रखा है, काम नहीं दे रखा है, तो आप अपना एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव रिसोर्स खराब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा है।
क्योंकि आइडल व्यक्ति मतलब खाली बैठा व्यक्ति, खाली बैठा है तो उससे पूरे एंटायर फोर्स का नुकसान हो रहा है। वो कैसे? पहला रीजन है कि अब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आपने खाली बैठाया, वो रहता काम पे तो उसकी वजह से आउटपुट और बढ़ता। तो आपने उसको बैठाया, किसी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड रखा, उसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हुआ। और क्या हुआ? ये पूरी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी का नुकसान हो रहा है, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आउटपुट में कंट्रीब्यूट करेंगे, जितने ज्यादा लोग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, देश उतना ज्यादा तरक्की करेगा। पर ऐसा तो आप कर नहीं रहे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को बेरोजगार बैठा दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और डेड लॉस ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो रहा है समाज में, सोसाइटी में लॉस ऑफ गुड हो रहा है। मतलब अब वो जो बैठा ही रहेगा तो अब वो उसकी वजह से कोई नया आउटपुट जनरेट नहीं होगा। जितनी देर आप बैठा देंगे, क्या वो दिन वापस आ सकता है? क्या वो समय लौटा सकते हैं? जवाब है नहीं। और तो और ह्यूमन लेबर से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल का भी लॉस है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है समाज के लिए, खाली बैठना लोगों का। एक और बहुत बड़ी समस्या मुझे समझ में आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट होने से आदमी की एफिशिएंसी चली जाती है, उसकी जो काम करने की कार्य कुशलता है वो चली जाती है। सर वो कैसे? आओ मैं तुम्हें साबित करता हूं कैसे वो उसकी कार्य कुशलता चली जाती है। पहली चीज है, अगर लंबे समय तक बेरोजगार रहेगा तो उसको काम करने की हैबिट चली जाएगी। उसके अंदर जो स्किल थी, जो उसके अंदर जो किसी काम करने की हुनर था, वो चला जाएगा। हो सकता है कि उसकी फिजिक चली जाए, हेल्थ चली जाए, हो सकता है कि कंटिन्यूस हार्डवर्क करने की क्षमता खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर रोजगार नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो उससे पैसे तो चाहिए ही चाहिए, खर्चे तो उसके हैं ही हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा? अपने दूसरे किसी मेंबर पे डिपेंड करेगा घर के, जिससे वो पैसे लेगा। और वो डिपेंडेंट मेंबर जो है, जो अर्निंग मेंबर जो है, वो खुद पैसे बचा नहीं पाएगा। नतीजा, पूरी फैमिली क्या हो जाएगी? बिलो स्टैंडर्ड जिएगी। हाँ, क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं रहेगी, उनके पास ग्रोथ नहीं होगी, वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी फैमिली, पूरी फैमिली सफर करेगी। हाँ, ये रहा वो पॉइंट। तो सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। क्यों सेविंग नहीं कर पाएंगे? अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, तो पैसे नहीं है तो आप या तो खाली बैठे रहोगे, बेरोजगार बैठे रहोगे। जब इनकम ही नहीं है तो सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ, फर्दर क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे नहीं, नई मशीनरी आएगी नहीं, क्योंकि मशीनरी आती है कैपिटल से, और कैपिटल कहां से आता है? सेविंग से। नेक्स्ट है, एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ जाता है। जब देखिए बहुत सारे लोग खाली बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो इंडस्ट्रीज और ओनर्स और प्रोड्यूसर्स आपका फायदा लेते हैं। वो भैया आपको देख लेंगे कि आपके पास बार्गेनिंग पावर तो है नहीं, तो वो आपसे ज्यादा भी काम कराएंगे, आपको पेमेंट भी कम देंगे। ये क्या है? जो एम्प्लॉयर है या जो प्रोड्यूसर है, उसको बेनिफिट मिल जाएगा, वो आपको दबाएगा, आपसे एक्स्ट्रा काम ले पाएगा, क्योंकि देखेगा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हाँ, वो देखेगा अरे भैया पैसा कम देगा, कि आप नहीं करोगे कोई और करेगा, क्योंकि हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर है लैक ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ऐसे समाज में जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर ज्यादातर क्या होगा? दो तरह के लोग पैदा हो जाएंगे, जो या तो बहुत रिच हो जाएंगे क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, और या तो कुछ ऐसे लोग हो जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है, बर्बादी है, एकदम बैक हो जाएंगे। तो अमीरी गरीबी का क्या हो जाएगा? गैप और बढ़ने लगेगा। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर विल वाइडन। ठीक है ना? और समस्या क्या आएगी? सरकार पे बर्डन आएगा, क्योंकि सरकार इन गरीबों के लिए, जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को। सरकार कुछ प्रोग्राम चलाएगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट चलाएगी, हो सकता है कुछ सब्सिडी देगी, वो देश की ट्रेजरी पे बर्डन है। और तो और एक बहुत बड़ा समस्या आने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट रहने वालों का, कि वो क्या करेगा? काम के प्रति नजरिया। देखिए, आदमी इनएक्टिव रहेगा तो लेजी हो जाएगा, काम करना चाहेगा नहीं, धीरे धीरे क्या करेगा? उसको काम करने का मन ही नहीं करेगा, दिन भर बस घर बैठाना पसंद करेगा। तो विल पावर चली जाएगी उसकी, है ना? जब विल पावर नहीं रहेगी तो आगे काम नहीं करेगा, काम करने वालों के प्रति वो अपेथेटिक रहेगा, अर्थात काम से हमेशा क्या रहेगा? मुंह चुराएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। हम लोग की मदर्स को देख लो, दिन रात काम करने को तैयार है। हाँ, इन सब का तोड़ है हमारी मदर्स। हाँ, वो भी पेशेंस के साथ काम करती हैं हम लोग के घर के लिए, दिन से लेकर रात तक। सुबह होती है, एक बार आंख खुलती है, से लेकर रात जब तक आंखें बंद नहीं हो जाती हैं, समझ गए? क्योंकि वो दिन रात काम करती हैं, वर्क को क्या करती हैं? काम करते 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 इतनी माहिर हो जाती हैं, काम से जी नहीं छुड़ाती। पर यही उल्टा हो रहा है, जिसको काम ही नहीं है वो खाली बैठा है, खाली बैठा है तो क्या कर रहा है? ये काम को पसंद ही नहीं कर रहा है, काम करना भी नहीं चाहता है। चलो और एग्जांपल देता हूं, एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। यस,
एक व्यक्ति जो काम नहीं कर रहा है वो डिप्रेसिंग होगा, डिमोरलाइजिंग होगा, और दूसरे जिससे मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव बात करेगा, क्योंकि उसके पास खुद के पास रोजगार नहीं है, तो वो दूसरों की भी क्या करता है, इज्जत नहीं करता है। अक्सर वो क्या करता है, एक कह सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को डाउन कर लेता है। अक्सर वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, अक्सर वो समाज में क्या करता है, नुकसान करने की सोचने लगता है। आपको क्या लगता है, जो चोर होते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो लूट खसोट कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ज्यादातर इस टाइप के लोग हैं, क्योंकि उनको काम मिला नहीं समाज में, तो उन्होंने सोचा कि अपना हक पाने के लिए क्या करें, आओ लूट ले। हाँ, अक्सर मैंने सुना है कि बुरे लोग जो हैं, जो बुराई काम कर रहे हैं, चोरी या ऐसे आतंकवादी वाली हरकत कर रहे हैं, वो इस नेचर के लोग हुए हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट ही रहता तो बिजी रहते, क्रिएटिवली माइंड कहीं इन्वॉल्व होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे क्या कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर कॉज समझ लेंगे ना, तो रेमेडी इसी कॉज को रिवर्स करके बन जाएगी। अगर कॉज आपने समझ लिया अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है, कुछ कारण तो आप जानते हैं। सबसे बड़ा कारण है देश में इकोनॉमिक ग्रोथ। देश की जीडीपी की ग्रोथ वो स्लो है, अर्थात रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम है, जॉब्स उससे वैसे से कम पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जॉब्स की भी रेट बढ़ने लगेगी। गवर्नमेंट ने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए भी हैं, है ना, वो हमारे जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में 12 5 ईयर प्लान्स बने और अब तो 5 ईयर प्लान भी नहीं बन रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम है, लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। देखो भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आज भी मोर देन 40% ऑफ पॉपुलेशन क्या कर रही है, खेतों में निर्भर करती है, खेत या खेतों से जुड़े कामों पे निर्भर करती है, और वहां पे ग्रोथ ही नहीं है। गांव में प्रोडक्टिविटी नहीं है, गांव में जो फील्ड्स हैं वो स्कैटर्ड हैं या स्मॉल है, तो नतीजा क्या हो रहा है, रोजगार वहां है नहीं, इनकम वहां है नहीं, तो इससे क्या हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है ना। और क्या रीजन है, कैपिटल फॉर्मेशन हमारे देश में कम है। कैपिटल किस लिए चाहिए, मैंने कहा एग्रीकल्चर के लिए कैपिटल चाहिए, इंडस्ट्री के लिए कैपिटल चाहिए, अरे पूंजी चाहिए भाई, पैसे चाहिए, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो मशीनरी कहां से आएगी, टूल्स कहां से आएगा, पावर से कहां से आएगा, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, इन सब के लिए पैसा चाहिए भाई। और जब मेरे पास मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट रहेंगे तो मैं भी काम करूंगा और कुछ लोगों को रोजगार भी दूंगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैपिटल बहुत बड़ी समस्या है। और कैपिटल क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेविंग नहीं है, और सेविंग क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। देखा, घूम फिर करके हाँ सब चीज इंटरकनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन की ग्रोथ। बहुत हाई ग्रोथ है हमारे देश की पॉपुलेशन में। आपको तो पता ही होगा कि हमने चाइना की भी पॉपुलेशन को एक्सीड कर दिया है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है, बट क्या जॉब की रेट बढ़ रही है, नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ क्या होना चाहिए, नए जॉब्स बढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। और जॉब नहीं बढ़ रहे हैं, नतीजा बेरोजगारी तो होगी। और क्या समस्या है, हम आज भी क्या कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं। भारत जैसे देश जहां लेबर सरप्लस है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए थी, और हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव। क्यों, क्योंकि लो ड्यूटीज हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स हैं, और बाहर से कैपिटल गुड्स को अर्थात मशीनरीज को इंपोर्ट करना बहुत आसान है। तो हम जब विदेशों से मशीनरी इंडिया में ले आएंगे, सस्ते दाम में ले आएंगे, तो यहाँ पे मशीनरी काम कई सारे लेबरों का कर लेगी, तो क्या होगा, लेबर की तो डिमांड और कम हो जाएगी। समझ गया ना। तो सरकार इसको रोके, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। और क्या समस्या है, मैंने कहा हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, एक अनकुक्ड एजुकेटेड लोगों को बाहर ला रहा है। अर्थात बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, पर उनके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास किसी काम को करने का हुनर नहीं है, तो वो नॉलेज किसी काम नहीं आ रही है। थ्योरेटिकल नॉलेज है उनके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज बेचारों के पास नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है। समझ गए ना। तो जनरल एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन नहीं पढ़ाई जा रही है। लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि क्लर्क बन सकते हैं, लोअर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं। टेक्नोक्रेट बनने के लिए, ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, या कहें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो स्किल है वो नहीं दी जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या समस्या है, हमारे एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग वो नहीं कर रही है गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट को इतना प्रायोरिटी देना चाहिए कि किस तरीके से जब पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कहाँ और किस जगह लगाया जाए। ऐसी इस टाइप की कोई प्लानिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम्स कैसे होने चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लास्ट का प्रॉब्लम, पुअर या वीक मैन पावर प्लानिंग। हमारे देश में इम्बैलेंस है, किसके बीच में, कितने मैन पावर चाहिए और कहाँ उसकी अवेलेबिलिटी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि देश में डॉक्टर्स की जरूरत है, लेट्स अज्यूम करता हूँ देश में 50 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा, 50 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है और कॉलेजेस जो इंडिया में हैं जितने, उसमें से मुश्किल से 10 लाख डॉक्टर्स निकल रहे हैं। बताइए क्या होगा। रिक्वायरमेंट अभी 40 लाख की थी ना, और ज्यादा ना, क्योंकि 40 लाख बच्चों को और डॉक्टर बनने का मौका मिलता तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती, देश की बड़ी आबादी को क्या मिल जाता, सर्विस भी मिल जाती। तो ये क्या है, इम्बैलेंस्ड है। क्या नीड है और कहाँ अवेलेबल है। अब देश में क्या है, फॉर एग्जांपल है कि इंजीनियर्स की जरूरत है और 10,000 इंजीनियर्स की जरूरत है देश को, एग्जांपल है। और हमारे देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 1 लाख बच्चे इंजीनियर्स बन के निकल रहे हैं। कितने, 1 लाख इंजीनियर्स करके अलग अलग कॉलेजेस से निकल रहे हैं पूरे भारत भर के। नौकरियां कितनी उपलब्ध है, 10,000। सोचिए क्या होगा, क्या होगा। 90,000 इंजीनियर ऐसे होंगे जो बेरोजगार होंगे। समझ गया ना। तो ये प्रॉब्लम है, बैलेंस नहीं बना रहे हैं। देखा ना, कहाँ किस फील्ड में रिक्वायरमेंट है, कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसा सोच ही नहीं रहे, ऐसा प्लान ही नहीं कर रहे हैं। उसके हिसाब से प्लान बनाना चाहिए ना। जिस चीज में, जिस फील्ड में रिक्वायरमेंट है उस फील्ड में बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, और उस तरह के वहां के बच्चों को उनको भेज कर ट्रेन करके जॉब भी दिलवा सकते हैं, देश की ग्रोथ भी कर सकते हैं। अब आइए इसका ठीक उल्टा करने वाले गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, पहले वो समझाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट दूर भी करनी है। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, और तो और गवर्नमेंट क्या करती है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी चला रही है। आइए लॉन्ग टर्म रेमेडीज समझते हैं। सब उल्टा करूंगा, जितने भी कॉजेस बताए ना उसका उल्टा करने वाले हैं। पहला, हाई ग्रोथ रेट कर देंगे। मैंने कहा जो हमारा जीडीपी अर्थात देश की इनकम की ग्रोथ है उसको बढ़ा देंगे। तो जब इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ने लगेगी। ठीक है ना। सरकार अलग अलग सेक्टर्स में, स्पेशली जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, उन सब में सरकार क्या करेगी, ग्रोथ रेट इंप्रूव करने के लिए मदद करेगी, है ना। हाई एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जॉब्स को बढ़ाने की मदद करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, कई फिस्कल पॉलिसीज देगी, कई टैक्स बेनिफिट्स देगी। हाँ, गवर्नमेंट के पास पूरे पावर्स होते हैं। वो बजट बनाकर क्या कर सकती है, इंडस्ट्रीज को छूट दे सकती है जो लेबर सरप्लस इंडस्ट्रीज हैं, अर्थात जो लेबर एम्प्लॉय ज्यादा कर रही है, ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट। उनके टैक्स माफ कर सकती है, उनके बिजली बिल कम कर सकती है, उनको चीप लैंड दे सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, तो ऐसा कर सकती है ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके। और क्या कर सकती है, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। सरकार चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, नए रोड्स बनाने में, नए डैम्स बनाने में, नए बिल्डिंग्स बनाने में, नए स्कूल्स बनाने में, नए फ्लड कंट्रोल करने में लोगों को लगा दे। हाँ भाई, बहुत बड़ी आबादी क्या है इस काम में लग जाएगी, उनको रोजगार मिलेगा और देश के लिए प्रोडक्टिव एसेट्स भी तैयार हो जाएंगे। अरे भाई, स्कूल्स, रोड्स, ब्रिजेस तैयार हो जाएंगे ना। ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, हाईवेज में निकले हो कि नहीं कभी? मैं श्योर हूं कि तुम अगर हाईवे पे निकले होगे तो आपके घर के बाहर जो नेशनल हाईवे है, एनएच है, वो चौड़े चौड़े बन रहे हैं, खूब दूर दूर जाना आसान हो गया है। तो वो सब इसी का कमाल है। बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है उसको बनाने के लिए, तो आउटपुट भी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और देश के लिए प्रोडक्टिव रिसोर्स भी तैयार हो गया। ये भी तरीका है एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का। और क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधार दो, क्योंकि मैंने बताया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे वीक है हमारे देश का। सबसे कम ग्रोथ रेट कहाँ है, एग्रीकल्चर में है। तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है। कहें तो सारा कहें जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है सीजनल नेचर का, सब वहीं पे है। तो सरकार को वहां पे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। सरकार को वहां पे रेट्स ऑफ लोन इजी करना पड़ेगा, या हाई वैल्यू या हाई लेवल इंटेंसिव क्रॉप्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। ऐसे फार्मर्स को बढ़ावा देना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा। और फार्मिंग के अलावा एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, इनको डेवलप करना पड़ेगा। पोल्ट्री फार्मिंग करना पड़ेगी ताकि और रोजगार गांव में मिल जाए। और स्मॉल एंड मीडियम इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स लगवाना पड़ेगा, रूरल रोड्स डेवलप कराने पड़ेंगे। इन सब कामों से क्या होने वाला है, गांव में रोजगार सुधरने वाला है। गांव में इंडस्ट्रीज खोलने के लिए सरकार मदद कर सकती है। गांव में रूरल इंडस्ट्रीज खुल सकती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज खुल सकती है, इवन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खुल सकती है, मिल्क इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री। हाँ,
और तो और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं उनको सरकार लिबरल लोन दे सकती है, उनके लिए प्रोडक्ट मार्केटिंग फैसिलिटी दे सकती है, क्योंकि जो गांव में रोजगार पैदा कर रहा है, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वही ज्यादा कर रही हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं करेंगी क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव काम करती है। छोटी इंडस्ट्रीज गांव में बढ़े, गांव में आए, सरकार उनको मदद करे, और तो और क्या करे, एक ही बड़ी इंडस्ट्री के आसपास जो कि बड़े शहरों में है उसके आसपास क्या है, छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं। ऐसा ना करने दें, बल्कि छोटे छोटे टाउन्स में, गांव में क्या करें, छोटी छोटी फैक्ट्रियों को लगाने का मौका दिया जाए। डिसेंट्रलाइज अर्थात क्या करें, इंडस्ट्रीज को दूर दराज इलाकों में डिस्पर्स कर देना, फैला देना इंडस्ट्रीज को। इससे क्या होगा, इससे हर क्षेत्र में रोजगार पैदा होगा। अब सारी इंडस्ट्रीज पता चला सूरत में ही चली गई हैं, सारी इंडस्ट्रीज गुजरात में ही चली गई, महाराष्ट्र में चली गई हैं। अरे भैया यूपी वाले क्या करेंगे, बिहार वाले क्या करेंगे, समझ गए ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, ओवर क्राउडिंग को रोकना है। सारे बड़े मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में इंडस्ट्रीज न जाएं। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, एनकरेजिंग लो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अर्थात कैपिटल के बिना, अर्थात मशीन्स के बिना काम तो नहीं चलना है, पर जहां पर लेबर ज्यादा लगते हो ऐसे कामों को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को ऐसी इंडस्ट्रीज को छूट देनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, जो अपनी स्किल, अपने एजुकेशन या अपनी वोकेशनल नॉलेज से कुछ काम करना चाहते हैं, सरकार को उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको चीप फंड देने चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो काम करेंगे ही करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट कुछ लोगों को अपने साथ रोजगार भी देंगे। हाँ, इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर बनना है। हाँ, आजकल गवर्नमेंट बहुत इसमें योगदान देना चाहती है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर करनी है। सिर्फ पढ़ाना नहीं है बच्चों को, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को स्किल देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है। पढ़ाई के दौरान ही क्या करना है, कुछ ऐसा सिखा देना है कि इन केस पढ़ाई करने के तुरंत बाद स्कूल 12th पास किया और बच्चों को क्या करना है, कोई काम करना पड़ जाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम करना पड़ जाए, तो उनके पास कोई ऐसा नॉलेज हो, कोई स्किल हो, कोई ट्रेनिंग हो। हाँ, जैसे कारपेंटरी सिखा दिया, बैंकिंग सिखा दिया, रिटेल इंडस्ट्री के बारे में कुछ सिखा दिया, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कुछ काम सिखा दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चा खाली नहीं बैठा रहेगा, बल्कि यस 12th के बाद ही क्या होगा, कोई ना कोई काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें, गवर्नमेंट धीरे धीरे ऐसे कामों पे बढ़ा रही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ऐसा ही करने वाली है। NEP 2020 वो बहुत ज्यादा स्किल पर, पढ़ाई पे, किताबों पे बोझ नहीं देना चाहती है। चाहती है बच्चे क्या हो, स्किल्ड अप हो जाएं, किसी न किसी चीज पे ट्रेंड हो जाएं, और वो कोई भी चीज होती है जिसमें वो अच्छा करना चाहते हैं, वो भली पेंटिंग ही क्यों ना हो, भली जल्दी स्कल्पचर बनाना ही क्यों ना हो, भली कोई आर्ट वर्क कोई ना हो, हैंडीक्राफ्ट ही क्यों ना, सब में सर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे लोगों को मदद कर रही है। चलो नेक्स्ट आता है मैन पावर प्लानिंग। मैंने कहा था हमारे देश में बहुत इम्बैलेंस है, रिसोर्सेस कहाँ है और काम कहाँ है, उनका बैलेंस नहीं है। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर क्या होनी चाहिए, किस जगह किस तरह के लोगों की डिमांड है, ऐसा डिमांड को पूरा करनी चाहिए। इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और एजुकेशन सेक्टर में तो मैंने बता दिया, रिफॉर्म करने की बहुत सख्त जरूरत है। आइए कुछ एग्जांपल है, सरकार ने कई सारे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए या कहीं एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए प्रोग्राम लाए हैं, जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसमें डबल काम होता है, गांव के रूरल एसेट्स भी तैयार हो जाते हैं और गांव के लोगों को ही रोजगार पे लगा देते हैं। अब गांव में पंचायत घर चाहिए, गांव में सड़क चाहिए, गांव में स्कूल चाहिए गांव का, तो उन सबको क्या करती है, गांव के लड़कों से या गांव के लोगों से जो बेरोजगार है उनको काम करवा के बना लेती है। उसी तरह से स्कीम है ये एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या होता है, वो लोग जो काम करना चाहते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, उनको क्या करती है, पावर्टी लाइन के बिलो BPL फैमिलीज को काम देती है। उसी तरह से ग्रामीण योजना है, अगेन गांव के लोगों को फूड सिक्योरिटी देती है। अगेन शहरी योजना है, शहर के लोगों को, अर्बन पीपल लोगों को क्या करती है, स्वरोजगार देती है। आप अपना काम खुद करिए, हम आपको क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। और क्या करती है, ग्राम स्वरोजगार योजना है, गांव के लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम देती है। ग्राम मतलब गांव, नाम पे पकड़ लिया करो, ठीक है। और PMRY ये भी यही करती है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग, अनएम्प्लॉयड यूथ को यूथ देती है, एजुकेशन काम देती है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है, अनएजुकेटेड मतलब होता है कि यूथ पढ़ा लिखा तो है पर उसको क्या है, उसको कुछ स्किल दे करके साथ में क्या करती है, किसी सर्विस में, किसी इंडस्ट्री में, किसी बिजनेस सेक्टर में लगा देती है। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, मनरेगा। बड़ी पॉपुलर और बहुत ही हिट नाम है। 2005 में एक कानून आया, नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
क्या? नरेगा। बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। इसको 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत की गई, जहां पे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली रहती हैं, उनको 100 दिन का कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट दिया गया। क्या? 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया गया हर साल। किसको? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली के मेंबर को, एक हाउस होल्ड को। कहा गया कि आपको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कराएंगे, फिक्स्ड रेट ऑफ लेबर आपको देंगे ही देंगे। इससे अगेन क्या हो जाएगा? गारंटी रहती है, मिल जाएगी, काम की गारंटी मिलेगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए भी क्या किया? बहुत सारे काम किए हैं। ये भी रिसेंट एक्टिविटीज है गवर्नमेंट जो कर रही है। हाँ, ये जो नई गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट है, ये कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नाम देख लो, PMKY। इसका क्या मतलब है? ये शॉर्ट टर्म लोगों को ट्रेनिंग देना चाहती है, खासकर स्किल ट्रेनिंग देना चाहती है। यंग स्टूडेंट्स को, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको स्किल देना चाहती है। स्किल देकर के उनको क्या करेगी? काम दिलवाएगी। और यहाँ तो एक और काम है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल। देखिए नाम से समझ जाइए, गांव के लड़के लड़कियों को कौशल मतलब स्किल देना चाहते हैं। ये बार बार स्किल वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी काम को करने की एबिलिटी को स्किल कहते हैं। आपको कोई टीवी रिपेयर करना आता है, आपको मोबाइल बनाने आता है, आपको लकड़ी का पलंग, बिस्तरा, हाँ, सोफा सेट बनाने आता है। अरे कारपेंट्री भाई, ये सब क्या है? स्किल है। आपको वायरिंग करने आती है, हाँ, ये सब स्किल है। तो ऐसे कोई भी काम, वीवर बना देना, कारपेंटर बना देना, है ना, रियल एस्टेट में काम करना, जेम एंड ज्वेलरी के बारे में जानकारी होना, ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, स्किल इंडिया प्रोग्राम। गवर्नमेंट इसमें ट्रेनिंग देती है। 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। आइए एक लास्ट कंसेप्ट को समझते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी सिचुएशन जब ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क आर गेटिंग वर्क, या दे आर वर्किंग एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। मतलब क्या ऐसा संभव है क्या? ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो सकता है, क्योंकि सब लोग काम करेंगे ऐसा तो है नहीं। पर इस चीज में दो चीजों को ध्यान देना है। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि हर आदमी एम्प्लॉयड है। हाँ, लोग कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं अच्छा 100 के 100 लोग नहीं, इसमें वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड लोग, आइडल रिच को इंक्लूड नहीं किया गया है, आइडल पुअर को इंक्लूड नहीं किया, या वो लोग जो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से चेंज होते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एक टेक्नोलॉजी को खत्म किया, दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से कुछ लोग का तो जॉब जाएगा ना, तो ये है समस्या। तो ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। समझ में आ गया है? देन दैट्स बाय फ्रॉम